आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। ओके। तो आज हम स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ चैप्टर 4, दैट इज ह्यूमन सेटलमेंट। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया भी था। और इस बार जो है आपके प्री बोर्ड में जो है ये क्वेश्चन आया था, लेकिन आप लोगों ने इसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से नहीं लिखा है। मैंने उस समय भी आपको बताया था कि आपको जो ये जो आपकी बुक में पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये आपके जो है प्रॉपर पॉइंट्स हैं, और इसी इनमें से जो चीजें हैं आपको अपने आंसर में यूज करनी है। लेकिन आपने अगेन जो है, मैंने मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स में ये देखे, एक दो को छोड़कर जिन्होंने जो ये प्रॉपर आंसर यूज किया हो, उन्होंने अगेन वही लिख दिया। बस एक ही पॉइंट को उन्होंने चार पार्ट्स में डिवाइड करके लिख दिया है कि फॉर्मल रिलेशन है, या फिर स्लो लाइफ है, या फास्ट लाइफ है। और ऐसे करके मतलब जिन आंसर्स की कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए मैंने उनको बहुत 3 नंबर का अगर क्वेश्चन था तो मैंने मुश्किल से एक दिया था, वो भी हाफ देने के जो है वो लायक थे आंसर्स। तो आपको जो बताया जा रहा है आपको उस हिसाब से पढ़ना, वरना आप 4 5 6 10 पॉइंट भी लिख के आ जाएंगे, लेकिन आपको उस हिसाब से नंबर नहीं मिलेंगे। तो अगर आपका क्वेश्चन आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ह्यूमन सेटलमेंट एंड रूरल सेटलमेंट्स, तो इसमें आपका जो प्रॉपर है ये 3 पॉइंट तो आपको अच्छे से करने ही करने हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है, द रूरल सेटलमेंट्स, अब कई बच्चों ने लिखा हुआ है कि रूरल सेटलमेंट्स आर क्या बोलते हैं, काफी दूर दूर तक फैले हुए होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा घने नहीं होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, जबकि आपके जो अर्बन सेटलमेंट्स हैं दे आर वेरी कंजेस्टेड। तो ये आंसर आपका जो है वो गलत नहीं है ना। लेकिन आपको मतलब बहुत अच्छे नंबर भी नहीं आपके आएंगे। ये जो पॉइंट्स हैं आप सेकेंडरी लिख सकते हो, लेकिन ये जो पहले 3 पॉइंट है ये तो अपने आंसर में आपको इंक्लूड करने ही करने हैं। तो आपने लिख दिया कि स्कैटर्ड है, एक आपका बहुत ही कॉम्पैक्ट है। तो ये आप और भी पता नहीं क्या लिखा हुआ था, कुछ ऐसे सब मैक्सिमम में ज्यादातर ये लिखा हुआ था, तो वो गलत भी नहीं होते आंसर, लेकिन उसको आपको बहुत अच्छे नंबर भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपका जो मेन पॉइंट है वो तो आपने यूज ही नहीं किया। आपने तो लिखा ही नहीं कि किस तरह का इकोनॉमिक रिलेशन जो है शेयर करते हैं जो आपके गांव के लोग हैं और अर्बन एरियाज एंड रूरल एरियाज, उनका इकोनॉमिक फंक्शन, उनका इकोनॉमिक रिलेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो वो मैंने आपको बताया था, तो आपने लिखा ही नहीं है कि हाउ विलेजेस दे सप्लाई रॉ मटेरियल टू द अर्बन एरियाज एंड अर्बन एरियाज प्रोवाइड फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू द रूरल एरियाज। ये तो आपने उसमें बताया ही नहीं है। तो द रूरल सेटलमेंट डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट, और ये प्राइमरी एक्टिविटीज, सेकेंडरी तो सबको पता ही है, तो ये तो आपको लिखने लिखना है। लेकिन उसको और अच्छी तरह से 12th के लेवल के हिसाब से आपको अपना आंसर लिखना है। वरना हम गांव और शहर में अंतर तो हम दे देंगे। अब 10 एक 6 7 क्लास के बच्चे को वो भी कुछ उसमें लिख देगा, है ना। लेकिन आप जब सेटलमेंट के बारे में लिख रहे हैं तो आपका आंसर प्रॉपर होना चाहिए। द रूरल सेटलमेंट्स डिराइव देयर लाइफ सपोर्ट और बेसिक इकोनॉमिक नीड्स फ्रॉम लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज, है ना। तो प्रॉपर लिखना है कि लैंड बेस्ड प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अर्बन सेटलमेंट्स डिपेंड ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, अब उन्होंने ये नहीं लिखा कि सेकेंडरी एक्टिविटीज, है ना, सेकेंडरी एक्टिविटी तो कट शॉर्ट हो जाएगा। इन्होंने पूरा लिखा है अर्बन सेटलमेंट डिपेंड्स ऑन प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल, जो कच्चा माल यहाँ से मिलता है उसको ये प्रोसेस करते हैं अर्बन एरियाज के लोग, एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑन वन हैंड एंड अ वैरायटी ऑफ सर्विसेज ऑन दी अदर। तो उन्होंने भी सेकेंडरी और टर्जरी ही लिखा है, लेकिन उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि मतलब डायरेक्ट ये ना लिखे कि अर्बन एरियाज पीपल डिपेंड ऑन सेकेंडरी एंड टर्जरी एक्टिविटीज। उन्होंने लिखा है कि अर्बन पीपल डिपेंड or work in the processing of raw materials and manufacturing, and along with that they also provide different types of services, है ना। तो इस रैप के आपकी तीनों चीजें आ गई कि आपने लिख दिया कि रॉ मटेरियल्स प्रोसेसिंग हो रहा है, ये प्रोसेसिंग वर्ड भी आपने यूज कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग वर्ड भी आपने यूज कर दिया, है ना, एंड प्रोविजन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज। तो इस तरह का आपका आंसर होना चाहिए, ना कि आप बिल्कुल बचकाने टाइप के जो है बच्चे टाइप का आप उठा के लिखते हैं अपना आंसर। तो आपको कई बार ये लगा होगा कि आपने बहुत अच्छा लिखा है, कि पूरा आंसर लिखा है पॉइंट, लेकिन तब भी मैंने आपको नंबर नहीं दिए हैं, क्योंकि मेरे को वो आंसर्स पढ़ के बिल्कुल भी अच्छा सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो सिर्फ आंसर लिख देने से आपको नंबर नहीं मिलेंगे, अगर आप अपना आंसर अच्छा नहीं करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट था सिटीज एक्ट एज ए नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, नोड्स, ये पॉइंट आपका आंसर में नहीं था बच्चों के। नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या होता है कि सिटीज जो है सेंटर में है, और सेंटर में और जो उनके आसपास के एरियाज हैं वो उनसे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है या फिर उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं इकोनॉमिकली। ठीक है। अब कैसे, प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज नॉट ओनली टू अर्बन dwellers बट ऑल्सो टू द पीपल ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन देयर हिंटरलैंड इन रिटर्न फॉर फूड एंड रॉ मटेरियल।
ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, सिटीज एक्ट एज ए नोड्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। नोड्स मतलब कि एक बीच में एक सेंट्रल पॉइंट है, और सिटीज की वजह से जो उसके आसपास के जो विलेजेस होते हैं या स्मॉल टाउन्स होते हैं उनका भी डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है ना। एक अगर एरिया डेवलप हो गया तो उसके आसपास के एरियाज भी धीरे धीरे उससे डेवलप हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सिटीज हैं जो डेवलप हो गई हैं, एडवांस हो गई हैं, दे प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एडवांस नेचर टू नॉट ओनली टू अर्बन पीपल। सिर्फ अपने ही शहर के लोगों को नहीं प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उसके आसपास जो गांव है या छोटे मोटे शहर हैं, टाउन्स हैं, उनको भी वो सर्विसेज जो है एडवांस नेचर की प्रोवाइड करती हैं। और उसके बदले उनको क्या मिलता है? फूड एंड रॉ मटेरियल। गांव उनको क्या देता है? फूड देता है और कच्चा माल प्रोवाइड करता है। सो दिस इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन अर्बन एंड रूरल सेटलमेंट्स टेकन प्लेस थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो बहुत सिंपल, अगर आप देखेंगे तो एक तरफ शहर है और दूसरी तरफ उसके उसके चारों तरफ क्या है? गांव है। ठीक है ना। मतलब कि चारों तरफ क्या करो, उसके आसपास कुछ ना कुछ छोटा बड़ा टाउन या विलेज होगा ही होगा। ठीक है। अब इन दोनों में रिश्ता क्या है? अब देखो, जैसे कि ये आपका एक बहुत बड़ा आपका शहर है। ठीक है, मैंने बोला ये लखनऊ है सपोज। ठीक है, लखनऊ बहुत एडवांस है। इसके पास जो है आपके है सीतापुर। सीतापुर है। इसके आसपास है बाराबंकी आपका। ठीक है। तो ये छोटे मोटे शहर हैं। अब लखनऊ इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? एडवांस काइंड ऑफ सर्विसेज। ये, ठीक है, एडवांस काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। लाइक आपका ट्रांसपोर्टेशन है, कम्युनिकेशन है, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं, फाइनल गुड्स हैं। ये जितनी भी चीजें हैं लखनऊ इन अपने आसपास के जो छोटे मोटे जो आपके टाउन्स हैं या गांव है उनको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। और ये जो गांव के एरियाज हैं ये क्या इनको प्रोवाइड कर रहे हैं? बदले में रॉ मटेरियल एंड फूड, क्योंकि यहाँ पे खेती बाड़ी होती है। तो ये इनको फूड और रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? फंक्शनल रिलेशनशिप। ठीक है। और ये जो आदान प्रदान हो रहा है, ये इनको दे रहा है, ये इनको प्रोवाइड कर रहा है, तो ये किसके थ्रू हो रहा है? थ्रू ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू ये सारा काम हो रहा है। जो मैंने पहले आपको बताया था, अब कई जो बच्चे बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं तो वो इसमें भी हेडिंग डालते हैं। आप सोचो कि डिफरेंसेस पूछा गया लेकिन उसमें हेडिंग कैसे डालें? तो वो 3 कॉलम बनाते हैं। एक कॉलम बनेगा, दूसरा बनेगा अर्बन, और तीसरा बनेगा रूरल का। तो जो पहला होगा उसमें वो डालते हैं सब हेडिंग की इकोनॉमिक क्राइटेरिया। ठीक है, ये इकोनॉमिक फंक्शन। तो आपने लिख दिया कि एक प्राइमरी एक्टिविटी पे डिपेंड है, दूसरा जो भी है मैन्युफैक्चरिंग पे डिपेंड है, सर्विसेज पे। इसका क्या होगा? फंक्शनल फंक्शनल रिलेशन। ठीक है। और फंक्शनल रिलेशन में फिर आप अपना देखो, ये यहाँ पे दिया हुआ है ना फंक्शनल रिलेशन, ये रहा। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, नोट्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप कुछ नहीं अपने आंसर में लिखते हो, बस काम चलाओ आंसर घटिया सा लिख के आप जो है सोचते हो कि हमें बहुत अच्छे नंबर मिल जाए। इसलिए किसी को जो नंबर मिले हैं उसमें भी 10 नंबर जो है काटने के लायक है। तो ये है आपका फंक्शनल रिलेशन। अब कुछ जो समझदार बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि फंक्शनल रिलेशन यहाँ लिखा हुआ है तो उसको यहाँ ना लिख के मैं अलग से लिख के इसको हाईलाइट कर दूं। ये आपकी क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि अपने आंसर को आप कैसे प्रेजेंट करते हो, है ना। वही चीज एक अच्छा, अभी मैं आपको एक बोर्ड के बच्चे की कॉपी भेजूंगी, आप उसका आंसर देखिएगा कि किस तरह से उसने मतलब जो है अपना आंसर लिखा है, और कैसे उसको मतलब जो टॉपर की कॉपी होगी ज्योग्राफी की, मैं वो आपको भेजूंगी व्हाट्सएप पे, आप उसको देखिएगा। ठीक है। तो ये हो गया पहला इकोनॉमिक रिलेशन, दूसरा फंक्शनल रिलेशन, और तीसरा हेडिंग क्या होगा? सोशल रिलेशन, है ना। ये कहीं दिया नहीं है लेकिन आपको अपने समझ से पॉइंट्स बनाने हैं, आपको हाईलाइट करना है कि हमें ये चीज लिखनी है, नहीं तो वैसे एवरेज नंबर मिलेगा आपको। ये है सोशल रिलेशन। ठीक है। अब इस सोशल रिलेशन को आपने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया, फिर लिखा कि रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स डिफर इन टर्म्स ऑफ सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक। ठीक है। तो सोशल रिलेशनशिप, एटीट्यूड एंड आउटलुक, ये तीनों ही चीजें जो है दोनों ही जगह अलग अलग होती हैं। गांव में सोशल रिलेशनशिप कैसा होता है? इनफॉर्मल होता है। शहरों में फॉर्मल होता है। जो गांव अर्बन एरियाज में जो एटीट्यूड होता है वो बहुत ही ओपन होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जबकि गांव का जो होता है थोड़ा सा मतलब आप कह सकते हैं कि ओपन माइंडेड नहीं होते, नैरो माइंडेड होते हैं। एंड आउटलुक क्या होता है? आप लोग वही देखने का नजरिया जो होता है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स लाइफ होती है अर्बन एरियाज में, और रूरल लाइफ जो होती है वो सिंपल होती है। ठीक है। तो ये जो भी चीजें दिया हुआ है इसको आपको इसमें मेंशन करना। फास्ट लाइफ होती है अर्बन एरियाज में, गांव के लोगों की लाइफ स्लो होती है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल। तो इस तरह की चीजों को अपने आंसर में इस्तेमाल करना है। जब ये तीनों आप लिख लेंगे तब जाके आप अपना आंसर रेड कर सकते हैं कि दैट अर्बन सेटलमेंट्स आर कॉम्पैक्ट इन नेचर वेयर हाउसेज आर बिल्ट क्लोज टू ईच अदर, वेयर एज रूरल एरियाज हाउसेज आर फार हाउसेज आर उसे क्या वर्ड था, मतलब कॉम्पैक्ट जो नहीं होता है, dispersed houses are dispersed in nature and they are built away from each other, है ना, स्पेशली इन हिली एरियाज। तो इस तरह से आप अपना आंसर को उसमें लिख सकते हो। लेकिन बट
These 3 points are most important. First of all, you have to write these 3 points, then additional 2 points. अगर वो 3 नंबर का है तब तो आपको ये लिखना है, अगर 3 का नहीं है तो आप 2 पॉइंट और उसमें लिख सकते हो। लेकिन ये नहीं कि आपने एक में लिख दिया प्राइमरी एक्टिविटी, दूसरे में सेकेंडरी, तीसरे में आपने लिख दिया कि लाइफ फास्ट है, एक में लिख दिया आपने लाइफ स्लो है, एक लिख दिया रिलेशन फॉर्मल, एक में इनफॉर्मल है। उसी पॉइंट को आपको 4 बार बना के नहीं लिखना है, ठीक है ना। तो ये आप धोखा देने की कोशिश मत करिए एग्जामिनर को, एग्जामिनर आपसे ज्यादा स्मार्ट होते हैं। नाउ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। अब भारत के जो ग्रामीण बस्तियां होती हैं वो किस प्रकार की होती हैं उसको हम देखते हैं। पहला होता है आपका क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स, ठीक है। ये सब आप मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि आप ऑलरेडी ये पढ़ाया जा चुका है, तो आप खुद इसकी सेल्फ रीडिंग करेंगे। नाउ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट आप बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रखिएगा कि इंडिया में जो आपके रूरल सेटलमेंट्स होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि वर्ल्ड में भी आपने पढ़ा है, इंडिया में भी पढ़ा है, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे पहला तो वह है क्लस्टर्ड, क्लस्टर्ड, एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। क्लस्टर्ड वर्ड का मतलब क्या होता है, जब घर जो होते हैं वो बहुत ही आसपास एक दूसरे के पास में बने होते हैं, ठीक है। तो द क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट इज ए कॉम्पैक्ट और क्लोजली बिल्ट। तो पहले आप अंडरलाइन करेंगे क्लोजली बिल्ट हाउसेस, ठीक है। इस वक्त आपको सब ये पॉइंट लर्न करने हैं, एकदम अच्छे से रट लेना है, बाद में उसको आप पॉइंट बना के लिखोगे, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट लिविंग एरिया इज डिस्टिंक्ट एंड सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग फार्म्स, बार्न्स एंड पेस्चर्स। ये कह रहे हैं कि जो इस तरह के गांव होते हैं जहाँ पे घर बहुत आसपास बने होते हैं, बहुत घनी आबादी होती है, वहां पे जो खेत होते हैं या खलिहान होते हैं वो गांव से दूर होते हैं, और जो रहने का एरिया होता है वो बिल्कुल ही आसपास होता है। आपको गांव जो घर है बिल्कुल आसपास मिलेंगे। तो ये है आपका। और ऐसे गांव आपको कहाँ मिलेंगे इंडिया में, आप खुद सोच सकते हो, जहाँ पे प्लेन एरियाज होते हैं, स्पेशली जैसे आपका गंगा प्लेन हो गया, ठीक है। जो जो भी आपका पंजाब का एरिया हो गया, तो यहाँ पे आपको घनी आबादी वाले गांव मिलेंगे। नाउ द क्लोजली बिल्ट अप एरिया एंड इंटरवेनिंग स्ट्रीट्स प्रेजेंट सम रिकॉग्नाइज पैटर्न। जो भी है, इनका कहने का मतलब है कि जो गांव आपके क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स वाले होते हैं, जो आसपास जहां घर बने होते हैं, वो रिजेंबल करते हैं कुछ शेप, जैसे रेक्टेंगुलर, जो आपने फर्स्ट बुक में पढ़ा था, रेक्टेंगुलर दिखते हैं, रेडियल होते हैं या लीनियर पैटर्न के होते हैं। एंड ऐसे सेटलमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं, एलुवियल प्लेन्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, ठीक है। तो हमारे जो नॉर्थ ईस्ट, अगर मान लो क्वेश्चन आ गया, आपसे पूछा गया, ये ऐसे डायरेक्ट ना देके आपसे एक नंबर में पूछ लिया गया कि इन द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया विच टाइप ऑफ सेटलमेंट इज फाउंड, तब आपको पता होना चाहिए कि नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया या फर्टाइल एलुवियल एरिया में या फर्टाइल नॉर्दर्न प्लेन में, क्योंकि वो प्लेन क्षेत्र है तो वहां पे घनी आबादी वाले गांव मिलते हैं, इसलिए वहां पे क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे भाई, कोई भी लाइन उठा के कुछ भी पूछ सकते हैं आपसे। देन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी बहुत जहां पे भी इनको प्लेन एरिया दिखता है वहां पे आपको घनी आबादी वाले जो है गांव देखने को मिलेंगे। देन कुछ हमारे गांव इसलिए बने होते हैं क्योंकि वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए वहां पे घर बहुत आसपास होते हैं, सच एज इन द बुंदेलखंड एंड रीजन ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड नागालैंड। तो यहाँ पे जो समटाइम्स पीपल लिव इन कॉम्पैक्ट विलेज फॉर सिक्योरिटी और डिफेंस रीजन। तो ये बुंदेलखंड हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया एंड नागालैंड, यहाँ पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए जो है लोगों का जो भी है मानसिकता है, तो वो जो घर है काफी एक दूसरे के आसपास बनाते हैं, सिक्योरिटी मान लो चोरी होती होगी या जो भी है, इस वजह से। इन राजस्थान स्केर्सिटी ऑफ वाटर। अब देखो हर जगह जो गांव जो क्लस्टर्ड होते हैं, घर आसपास बनते हैं, उनका अपना अपना अलग रीजन है। नॉर्दर्न प्लेन में क्यों है, क्योंकि नॉर्दर्न प्लेन में आबादी बहुत ज्यादा है। बुंदेलखंड, नागालैंड और सेंट्रल इंडिया में क्यों है क्लस्टर्ड सेटलमेंट पाए जाते हैं गांव, क्योंकि वहां पे सिक्योरिटी पर्पस के लिए। राजस्थान में क्यों लोग एक दूसरे के आसपास रहते हैं, गांव घने होते हैं, क्योंकि वहां पे जहां भी पानी मिल गया, क्योंकि पानी के सोर्सेज बहुत कम है, तो जहां भी उन्हें पानी का सोर्स मिलता है तो सारे के सारे लोग वहां के वहीं पर बस जाते हैं, तो इसलिए गांव जो होते हैं काफी ज्यादा भीड़ भाड़ वाले हो जाते हैं। तो स्केर्सिटी ऑफ वाटर जो है ये हो गया राजस्थान में। तो इस तरह से आप ये पूरे एग्जाम्पल, अगेन अब मैंने बोला, अब कुछ बच्चे लिख देंगे उठा के बस के आसपास घर होते हैं, बस काम चल गया उनका। इस तरह से आपको अपना आंसर नहीं लिखना है, आप पूरा लिखेंगे, प्लस आप फिर पैटर्न बताएंगे रेक्टेंगुलर, रेडियल, और फिर उसके बाद आप ये तीनों एग्जाम्पल देंगे। ये सबसे घनी आबादी एलुवियल प्लेन के गांव में होती है, फिर बुंदेलखंड का है, राजस्थान का है, और अलग अलग इनके रीजंस बताएंगे। और ये बहुत कोई टफ नहीं है और आपको लिखने में भी काफी अच्छा लगेगा। नाउ सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। सेमी क्लस्टर्ड मतलब क्या होते हैं कि थोड़े कम घने आबादी वाले होते हैं। सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स में रिजल्ट फ्रॉम टेंडेंसी ऑफ क्लस्टरिंग इन अ रिस्ट्रिक्टेड एरिया ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। इसमें क्या होता है कि गांव जो होते हैं बहुत घने सच नहीं होते हैं, लेकिन क्लस्टर्ड फॉर्म उसमें होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं,
फ्रेगमेंटेड होते हैं, मतलब कि मान लो एक यहाँ पर है तो यहाँ पे कहीं आपको 20-25 घर मिल गए, फिर थोड़ी दूर पे चल के फिर से आपको 20-25 घर मिल गए, है ना। तो ये क्या होता है कि ये, और जो आपके क्लस्टर्ड होते हैं उसमें मान लो 50 से 60 घर मिल गए, तो सेमी क्लस्टर्ड क्या होते हैं कि उसमें थोड़ा सा हाउसेस की संख्या होती है वो कम हो जाती है, लेकिन वो होते एक्चुअली एक ही उसके पार्ट है। Clustering in a restricted area of dispersed settlement. More often, such a pattern may also result from segregation or fragmentation of a large compact village. In this case, one more section of the village society choose or is forced to live in a little away from the main cluster or village. इसमें ये कहा जा रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जानते हो कि कहीं हमारे इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वो काफी डोमिनेट करता है। तो ऐसा हो सकता है कि मान लो एक गांव है जिसमें घनी आबादी है, लेकिन उसी के कुछ लोग जो होते हैं, कुछ घर जो होते हैं आपको उससे थोड़ी सी दूर पे देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे आपकी शेड्यूल कास्ट है ना, आपके कुछ ट्राइब्स हैं, तो उनको मेन गांव में ना रहकर उनको थोड़ा सा वो गांव के आउटफ्रिंज में वो अपना घर बना लेते हैं, तो वहां पे आपको उनके सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। तो इसको हम कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट, जो मेन विलेज से थोड़ी सी दूर पर होते हैं, मतलब उन्हीं से अटैच होते हैं, बस थोड़ी दूर पर होंगे। In such cases, generally the land owning and dominant community occupies the central part of the main village. तो वही कहा जा रहा है कि जो मतलब वहाँ पे जो हाई कास्ट के होते हैं, या फिर वो लोग जो जमींदार होते हैं, जमींदार मतलब इन द सेंस कि जिनके पास ज्यादा जमीनें होती हैं, जो पावरफुल होते हैं थोड़े से, वो गांव का मेन हिस्सा ऑक्यूपाई कर लेते हैं, और बाकी जो थोड़े से वीक होते हैं वो गांव के उसके आउटफ्रिंज पर रहते हैं। लेकिन आप अपने आंसर में, मैंने जैसे एग्जाम्पल दिया आपको कि कास्ट ये सब, तो आपको ये चीजें यूज नहीं करनी है अपने आंसर में। मैंने जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, लेकिन कास्ट वास्ट ये सब आप वर्ड इस आंसर में यूज नहीं करेंगे। आप ये फ्रेगमेंटेशन है, सेग्रीगेशन है, या फिर ये सब यूज करेंगे कि लैंड ओविंग एंड डोमिनेंट कम्युनिटी ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द मेन विलेज, whereas people of lower strata of society and menial workers settle on the outer flanks of the village। ठीक है, तो ये वर्ड आप ये लाइन जरूर लिख दीजिएगा, ये सारी जो लाइनें इसमें, ये पूरा लैंड ओविंग विलेज यहाँ से लेकर यहाँ तक। एग्जाम्पल क्या हो गया? गुजरात प्लेन एंड पार्ट्स ऑफ राजस्थान, तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया। तो इन एरियाज में जैसे गुजरात है, राजस्थान है, यहाँ पे क्या होता है कि जो आपके जिनके पास जमीनें ज्यादा हैं, जो थोड़े से पावरफुल हैं, वो मेन एरियाज ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अब आपकी क्लास में ऐसा होता होगा, है ना, जो बच्चा ज्यादा थोड़ा सा उस टाइप का होगा, तेज तरह, तो क्या करता है आगे की सीट पे बैठ जाएगा, या फिर जहां भी उसका मन करेगा, बाकी जो बच्चे बेचारे वहां से हट जाएंगे, है ना। तो उसी तरह से क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, अब जो ऑब्वियस सी बात है, जो वीक है ना, जो इकोनॉमिकली वीक है, या फिर जो हमारे जो कास्ट सिस्टम है उसकी वजह से अगर वो थोड़ा सा मार्जिनल उस पे आता है, तो उसको जो है गांव के बाहर जो है वो अपना घर बना लेता है, वहां पे वो जाके सेटल हो जाता है, ना कि मेन स्ट्रीम विलेज में। तो इसको हम कहते हैं सेमी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स। Now, third is hamleted settlements. Sometimes settlement is fragmented into several units physically separated from each other, bearing a common name. ये आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। हेमलेट क्या होता है? हेमलेट बेसिकली इसमें क्या होता है कि आपका सपोज एक बहुत बड़ा एरिया है, ठीक है, ये सपोज एग्जांपल मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत बड़ा एरिया है कोई, यहाँ पे कुछ 4-5 घर यहाँ पर हैं, कुछ घर यहाँ पर हैं 4-5, कुछ 4-5 घर यहाँ पर हैं, कुछ 4-5 घर यहाँ पर हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो कोई मार्केट लगती है यहाँ पे, और यहाँ पे मान लो कोई मंदिर है, ठीक है, यहाँ पे ये मंदिर है मान लो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके कुछ 3-4 हाउसेस का ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप है, ये ग्रुप है। तो वैसे तो ये सब अलग अलग दिख रहे हैं आपको, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कॉमन इनका टेम्पल है, और एक कॉमन मार्केट यहाँ पे लग रही है, या फिर और भी कोई चीज हो सकती है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा एक सेटलमेंट नजर आता है। और इस टाइप टाइप की जो सेटलमेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं? हेमलेट सेटलमेंट, ठीक है। ऑल्दो दे आर फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, दे आर फिजिकली एक दूसरे से अलग है ना, इनके बीच में मान लो कोई खेत आ गया है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो एक दूसरे से अलग है, लेकिन इनका नेम जो होगा कॉमन होगा। मान लो इस गांव का कोई भी नाम होगा, तो कॉमन नाम होगा कि भाई ये मंदिर वाले गांव है, या इस ये मार्केट वाला गांव है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो घर होते हैं वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े दूरी पर होंगे, है ना, ये लिखा हुआ है ना, फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बियरिंग अ कॉमन नेम। तो फिजिकली एक दूसरे से अलग है, बट इनका नाम जो होता है वो जो है एक कॉमन नाम होगा, और इनको लोकल लैंग्वेज में पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी एक्सेट्रा के नाम से जानते हैं इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में। दिस सेगमेंटेशन ऑफ अ विलेज, लार्ज विलेज, इज ऑफन मोटिवेटेड बाय सोशल एंड एथनिक फैक्टर्स, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इसका रीजन क्या होता है? मेनली एथनिक एंड सोशल फैक्टर होता है।
अब एथनिक एंड सोशल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मान लो ये गांव तो एक ही है, लेकिन यहाँ पे जो चार कुछ घर हैं, यहाँ पे 10-15 घर है, यहाँ पे जो घर हैं, तो उनके में इन लोगों में एथनिक डिफरेंसेस हो सकते हैं या कुछ सोशल डिफरेंसेस हो रहे हैं। मान लो सोशल प्रैक्टिसेस इनकी कुछ अलग है, इनकी कुछ अलग है ना, एथनिकली ये लोग कुछ अलग है, इनके सोशल एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस डिफरेंट है। तो इस मान्यता और कल्चर एंड ट्रेडिशन का जो डिफरेंसेस होते हैं, उसकी वजह से इनका जो है पूरा फ्रेगमेंटेड है, और इसीलिए इसको हम हेमलेट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली ये लोग, ये जो गांव है कुछ दूरी पे क्यों बने हुए हैं, है ना। सपोज यहाँ पे मैं जिसमें एग्जांपल दे रही हूँ कि सपोज यहाँ पे एक डिफरेंट कास्ट को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, उससे कुछ दूर पे यहाँ पे कुछ और कास्ट को फॉलो करने वाले लोग रहते हैं, या फिर कास्ट छोड़ के उनके जो आपके कस्टम एंड ट्रेडिशंस होते हैं, तो वो डिफरेंट फॉलो करने वाले लोग रहते हैं। तो ये लोग एक साथ ना रह के अपना अपना ग्रुप बना के अलग अलग रहते हैं, बट होता ये एक से एक कॉमन गांव है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन जो है आपका मंदिर होगा या मार्केट होगा या कुछ और चीज होगी जो इनको यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इस तरह के गांव आपको कहाँ देखने को मिलेंगे? मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन, छत्तीसगढ़ एंड लोअर वैलीज ऑफ हिमालयाज। अब ये गांव आप याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये भी आ सकता है कि मिडिल एंड लोअर गंगा प्लेन है या छत्तीसगढ़ है, यहाँ पे किस तरह का सेटलमेंट आपको देखने को मिलता है, या फिर जो है पन्ना, पारा, पल्ली, नागला, धानी, ये सब किस सेटलमेंट के अदर नेम्स है। ये शायद आपके क्वेश्चन में इस बार आया भी हो, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एग्जाम में कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो वो हेमलेट वर्ड आपको मालूम होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज हेमलेट आ सकता है। सो दीज आर द फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट्स which are physically separated from each other but they have a common name। और आप ये डायग्राम बना के भी उनको भी दिखा सकते हो कि यहाँ पे कोई ना कोई कुछ होता है जो इनको एक यूनिटी प्रोवाइड करता है। Now, dispersed settlement. Dispersed, as the name suggests, in this type of settlement, houses are built apart from each other. They are isolated from each other. उनमें कोई कनेक्शन नहीं होता है। और इस तरह के जो आपके सेटलमेंट्स होते हैं, दे आर मेनली फाउंड इन द रिमोट जंगल्स और हिल्स। जो आपके स्मॉल हिल्स होते हैं, जंगल्स होते हैं, कई बार आप अपने देखिए, आप खुद ही जो है शिवपुरी के आगे जाइए, आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई रहता नहीं होगा, लेकिन आप देखेंगे कि कहीं एक घाटी में एक घर बना हुआ आपको नजर आएगा पहाड़ में, फिर आप वहां से 2-4 किलोमीटर जाएंगे, फिर आपको एक घर नजर आएगा। तो आप सोचेंगे नहीं कि यहाँ पे भी लोग रह सकते हैं, लेकिन वहां पे भी लोगों के घर बने हुए हैं। तो आपको देख के हैरानी होगी यहाँ पे लोग कैसे रहते हैं जंगलों में, है ना। तो ये जो इस टाइप के जो सेटलमेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जमीन की कमी नहीं होती, क्योंकि वैसे ही यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, बहुत कम लोग रहते हैं, तो जहाँ पे भी मतलब थोड़ा सा इनको जमीन मिलती है तो यहाँ पे लोग अपना घर बना के रहते हैं। तो वो आइसोलेटेड हट्स हो सकते हैं, हैमलेट्स हो सकते हैं, एक दो झोपड़ियां हो सकती हैं रिमोट जंगल्स में या फिर स्मॉल हिल्स में। तो बेसिकली इन दिस हाउसेज आर बिल्ट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दे आर आइसोलेटेड सेटलमेंट। ये रिमोट जंगल्स में मिलते हैं या स्मॉल हिल्स में मिलते हैं। तो इस टाइप के जो सेटलमेंट होते हैं इनको हम डिस्पर्स्ड सेटलमेंट कहते हैं। ये कोई बहुत टफ नहीं है। अब देखिए एक्सट्रीम डिस्पर्शन, आप देखिए यहाँ दे रखा है, नागालैंड का एग्जांपल दिया ना, आप देख सकते हो, ये आप वाइट वाइट देख रहे हो, ये सब आपके घर बने हुए हैं, हट्स हैं। लेकिन आपको लगेगा ये आसपास, लेकिन आसपास नहीं है, इसमें भी आपका 2-2, 3-3, 4-4 किलोमीटर की दूरी होती है। Extreme dispersion of settlement is often caused by extreme fragmented nature of the terrain and land resource base of habitable areas। अंडरलाइन कर लीजिए, आपको लिखना पड़ेगा। अब ये बता रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन के रीजन क्या है, क्यों लोग एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। नेचर ऑफ टेरेन एंड लैंड रिसोर्स बेस, क्योंकि अब देखिए पहाड़, नेचर ऑफ टेरेन मतलब क्या होता है, जैसी भूमि होती है वैसे ही लोग अपना घर बनाते हैं ना। तो पहाड़ी एरिया में क्या है कि आपको समतल भूमि तो मिलती नहीं है, तो लोगों को जहां भी एक कहीं भी थोड़ी सी भी समतल भूमि मिल गई तो वहां पे वो अपना घर बना लेते हैं। तो इसीलिए जो आपके हिली एरियाज होते हैं वहां पे घर एक दूसरे के काफी दूर दूर होते हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट होता है। सेकेंडली लैंड रिसोर्स बेस, उसी तरह से जहां भी लोगों को रिसोर्सेज मिल जाते हैं, उन्हें लगता है कि हम यहाँ कुछ काम काज कर सकते हैं, यहाँ पे हम थोड़ी बहुत खेती कर सकते हैं, तो लोग वहां पर भी अपना जो है घर बना लेते हैं। अब ऐसी चीज, ऐसे एरियाज आपको कहाँ मिलेंगे? मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड केरल। तो इन एरियाज, केरल में भी थोड़ा सा वो है, आपका जंगल ज्यादा है ना। उत्तराखंड तो आप जानती हो पहाड़ी एरिया है और आपका फॉरेस्टेड एरिया है, मेघालय भी सेम यही केस है। तो इन एरियाज में आपको जो है डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलेंगे। तो ये हमने 4 तरह के आपके पढ़ लिया। अब विद एग्जाम्पल पढ़ा है, विद एग्जाम्पल ही आपको अच्छे से लर्न करना है। आप बिल्कुल भी बच्चों वाला आंसर अपने आंसर में नहीं लिखेंगे, क्योंकि किसी भी तरह से पूछा जा सकता है कि भी नागालैंड है या फिर माउंटेनियस एरिया में किस तरह का आपको सेटलमेंट देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए डिस्पर्स मिलेगा। ठीक है, लोअर एंड मिडिल गंगा वैली में कौन सा मिलेगा? आपका हेमलेट। फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स में कौन सा मिलेगा? क्लस्टर्ड। तो इस तरह की आपको आपको जो है चीजें पता होनी चाहिए। नाउ सेकंड इज अर्बन सेटलमेंट्स। आप थोड़ा थोड़ा डायग्राम बना के भी दिखा सकते हो, जैसे मैंने डायग्राम बनाया है।
डायग्राम आपको कहीं नहीं मिलेगा बुक में, आपको खुद अपनी क्रिएटिविटी से डायग्राम बना के आपको दिखाना पड़ेगा। नाउ अर्बन सेटलमेंट्स। अब जो है हमारे ये हमने गांव का सेटलमेंट जो है इंडिया का पूरा कर लिया। हमने दो टॉपिक अभी तक कवर किए हैं, डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स, जिसमें मैंने आपको 3 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए, वो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। फिर हम आए हैं आपका रूरल सेटलमेंट्स कितने तरह के होते हैं भारत में, तो वो 4 टाइप्स जो है विद एग्जांपल आपको अच्छे से लर्न हो चुके होंगे। अब हमारा रूरल सेटलमेंट खत्म हो चुका है। नाउ वी विल स्टार्ट विद द अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया। ठीक है, कि भारत में जो नगरीय विकास हुआ वो किस तरह से हुआ है। तो अब हम अर्बन सेटलमेंट जब स्टार्ट करेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, उत्पत्ति कहाँ से हुई है, कहाँ से शुरुआत हुआ है भारत में। क्योंकि हमारा देश जो है ग्रामीण जो है देश रहा है, तो ये आखिर जो है शहर कब से बनने शुरू हुए हैं, इसका इतिहास क्या है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन मैंने इस बार आपको दिया था, इसमें से कुछ बच्चों ने क्या किया, मैंने आपसे कहा है कि अगर आपने क्वेश्चन को नहीं पहचाना तो आपको आंसर आते हुए भी आप बिल्कुल गलत करके आ जाएंगे। और कुछ बच्चे बिल्कुल भी कष्ट नहीं उठाते हैं, पहले क्वेश्चन पढ़ते नहीं, उठा के प्राणी और चीटिंग करके लिखा। मुझे ये भी पता है कि चीटिंग करके लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी बुक की लैंग्वेज क्या है। तो कुछ बच्चों ने एज इट इज उठा के बुक से आंसर्स लिखे हुए हैं प्री बोर्ड में, और वो भी गलत लिखे हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि उत्पत्ति के आधार पे जो है आप भारत के जो नगर है उनको क्लासिफाई करिए। तो एक कुछ बच्चों ने क्या किया है, पूरा आपका जो इसका लास्ट 2 पेजेस है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स और इकोनॉमिक टाउन्स, आपके एजुकेशनल टाउन्स, रिलीजियस टाउन्स, उनको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है। क्योंकि बच्चे ने पढ़ाई नहीं है, उसको पता ही नहीं है ना, बस बुक खोली और पता नहीं क्या हो, मतलब बुक से लिखा हुआ है और 2-3 पेज का आंसर, और वो भी बिल्कुल गलत, है ना। तो आपको जो है इस तरह से, भले ही हम आपको देख नहीं रहे हो, लेकिन आपको इस तरह से चीटिंग करके नहीं लिखना चाहिए और ईमानदारी रखनी चाहिए। क्योंकि भाई आपका पेपर तो ऑफलाइन होगा ही, तो पेपर देने तो जाओगे ही, तो वहां पे तो कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, क्वेश्चन आपका आएगा उत्पत्ति के आधार पर भारतीय नगरों को वर्गीकृत कीजिए, या फिर इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स इन इंडिया, जो क्लासिफाई इंडियन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो आप इवोल्यूशन वर्ड जो है इसको अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ये रहा। ठीक है, तो इवोल्यूशन आपसे पूछा जाएगा, भी बेसिस भी तो पूछा जाएगा ना, कि क्लासिफाई इंडियन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, या ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। 2 क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्लासिफाई इंडियन टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, उत्पत्ति के आधार पर कि किस तरह से इनका उदय हुआ है, ओरिजिन हुआ है, तो सबसे पहले हमारे एंशियंट टाउन्स आते हैं, फिर मेडिवल आते हैं, और फिर मॉडर्न टाउन्स आते हैं। तो ये उत्पत्ति हो गई ओरिजिन के हिसाब से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, फंक्शन मतलब क्या होता है, क्रियाकलाप। क्योंकि हर शहर जो होता है किसी ना किसी क्रिया की वजह से, किसी ना किसी फंक्शन की वजह से फेमस होता है। जैसे आपका ऋषिकेश है या हरिद्वार है, दे आर नोन एज रिलीजियस टाउन्स, क्योंकि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो क्या है, रिलीजन, रिलीजियस जो है यहाँ पे पिलग्रिमेज है, तो इसलिए ये फेमस है। अगर आपसे बात की जाए जो है दिल्ली, दिल्ली इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, क्योंकि वहां पे सारे सरकारी कामकाज होते हैं। देहरादून इज ए एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, है ना। मसूरी इज ए टूरिस्ट एरिया, तो टूरिस्ट जो है आपका टाउन कहा जाएगा। ठीक है ना। वाराणसी, बनारस, इलाहाबाद, इलाहाबाद किस लिए फेमस है, एजुकेशन टाउन है, वहां पे सारे कोचिंग है, ये सारे पढ़ाई के लिए फेमस है ना। तो फंक्शन अलग हो गया। अगर आपसे मैंने आपको उधमपुर का बताया था, और क्या था, 2-3 और, ये कौन सा कैंट था, अम्बाला कैंट, ये सब, तो ये सब गैरिसन टाउन इनको कहते हैं, है ना। तो फंक्शन के बेसिस पे अलग हो गया, क्योंकि हर शहर का फंक्शन अलग है। और इवोल्यूशन अलग हो गया। इवोल्यूशन मतलब कि उत्पत्ति कैसी हुई आपके इंडिया के जो नगर है, अचानक से तो हमारे जो है शहर बन के तैयार नहीं हो गए। ठीक है, तो पहला हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और उसमें कुछ टाउन थे, हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, उनके अवशेष हमें देखने को मिले हैं, लेकिन ये बहुत सच एग्जिस्टेंस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे मतलब एशियन टाउन्स जो है, जैसे हमारे पटना है, ये सब हमारे एशियन टाउन्स में आते हैं। वाराणसी है, ये एशियन टाउन्स हैं, उस समय के हिसाब से यही शहर थे, लेकिन इनका फंक्शन अलग था। अब जैसे बनारस है ना, या फिर आपका जो प्रयागराज है, या फिर आपका जो और भी इलाहाबाद है, ऐसे कोई कई शहर हैं जिनका ओरिजिन या तो धर्म के वजह से हुआ है, या तो पढ़ाई की वजह से हुआ है, एजुकेशन। जैसे आप तक्षशिला का नाम सुना होगा, है ना, हिस्ट्री में। और भी एक दो है, मुझे याद नहीं आ रहे। तो ये सब जो शहर है, ये हमारे पुरातन शहर हैं, एंशियंट टाउन्स हैं, और इनका ओरिजिन का रीजन क्या था, या तो एजुकेशन, या तो रिलीजन एंड कल्चर। ठीक है, क्योंकि एंशियंट टाइम में रिलीजन एंड कल्चर को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी।
उसके बाद मेडिवल आया, जैसे ही मुस्लिम कल्चर हमारे देश में आया तब हमारे शहर अलग बन गए। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली। तो मिडिवल टाउन में जो हमारा बीच का टाइम होता है, जो मुस्लिम एरा का स्टार्ट माना जाता है, उस समय हमारे राजपूताना थे या तो मुस्लिम थे। तो राजपूताना में आपको पता है कि हमारा जयपुर हो गया, है ना, वो भी एक हमारा जो है ये जो है हमारा राजपूताना की वजह से हमारा एक इम्पोर्टेंट शहर बना। चाहे हमारा दिल्ली हो गया या आगरा हो गया, आगरा भी मुगल्स की कैपिटल थी, है ना। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली फेमस हुआ, उसके बाद आगरा फेमस हुआ मुगल्स की वजह से। तो ये हमारे मेडिवल टाउन्स है, इसमें मुस्लिम जो है और राजपूताना का काफी इंपॉर्टेंट जो है रोल है। उसके बाद जब इंग्लिश आए, अंग्रेज लोग आए, तो उनकी वजह से हमारे कुछ और शहर डेवलप हो गए। जैसे जिसमें हमारे थ्री प्रेसिडेंसी टाउन्स थे, मद्रास, जिसमें हमारा मद्रास था, बॉम्बे था एंड कलकत्ता था, जिसका नाम अभी चेंज कर दिया गया है ना, सूरत। क्योंकि ये सब हमारे जो थे पोर्ट टाउन्स थे, और वो हमारे यहाँ से जो है बेसिकली उनको पोर्ट टाउन्स ही चाहिए थे, क्योंकि वो हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स अपने देश में ले जाना चाहते थे थ्रू शिप्स। तो इस तरह से जो है हमारे शहरों की उत्पत्ति हुई है। तो ये चीज बहुत आसान है, आप पता नहीं क्यों आप लोग आंसर सब गलत लिखते हैं। और देयर आर नंबर ऑफ टाउन्स इन इंडिया हैविंग हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्पेनिंग ओवर 2000 ईयर्स। मतलब जो हमारे बनारस है, इलाहाबाद, ये जो सब शहर हैं, ये अभी की इनकी हिस्ट्री नहीं है, 2000 साल पुराने शहर हैं ये, इनकी हिस्ट्री 2000 साल पुरानी है। और ये सेंटर्स थे, रिलीजियस एंड कल्चरल सेंटर्स एंड एजुकेशनल सेंटर्स भी थे। इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है कि व्हाई एंशिएंट टाउन्स डेवलप्ड एज सेंटर ऑफ रिलीजियस एंड कल्चरल कल्चर। बिकॉज उस समय इन्हीं चीजों की जो है कल्चर और रिलीजियस का ही मेन दबदबा हुआ करता था। तो इसलिए जो शहर कल्चर और इससे धर्म से रिलेटेड थे, वही ज्यादा विकसित हुए। वाराणसी, प्रयाग जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं, पाटलिपुत्र जिसको पटना कहते हैं, मदुरई जो तमिलनाडु में, ये ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एंशिएंट टाउन्स। मदुरई का आपने सुना होगा, मीनाक्षी टेम्पल, या फिर जो उसका कल्चर काफी रिच है, पुराना शहर, बहुत पुराना शहर है। नाउ मेडिवल टाउन्स। मेडिवल टाउन्स का जो हिस्ट्री, हमारे देश में कम से कम लगभग 100 ऐसे शहर हैं जिनका जो ओरिजिन है वो मेडिवल पीरियड से हुआ। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा जब मुस्लिम कल्चर इंडिया में आया था। ठीक है। अब ये जो थे हमारे हेडक्वार्टर्स थे प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स के, हेडक्वार्टर्स ऑफ प्रिंसिपैलिटीज एंड किंगडम्स। जैसे मैंने आपको बताया, जयपुर ये राजपूतानास की कैपिटल हुआ करती थी, और आगरा मुगल्स की, और दिल्ली जो आपके अर्लियर जो मुस्लिम्स आए थे, मुस्लिम रूलर्स आए थे उनकी। ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आपको किले मिलेंगे, फोर्ट टाउन्स, स्पेशली राजस्थान में, दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, आगरा एंड नागपुर। दिल्ली दिल्ली सल्तनत के लिए, हैदराबाद आपको पता ही है जो निजाम ऑफ हैदराबाद है, जयपुर राजपूताना के लिए, लखनऊ में आपके जो है बहुत सारे सुल्तान थे, आगरा सेम मुगल्स के लिए है, एंड नागपुर जो है आपका जो महाराष्ट्र जो था ना आपके ये अरे जो मराठास, उनके लिए। ठीक है। अब आते हैं हमारा मॉडर्न टाउन्स। मॉडर्न टाउन्स जैसे ही ब्रिटिश आए, आपको मेंशन करना पड़ेगा मुस्लिम मेडिवल कब से स्टार्ट हुआ है। अब आता है हमारा मॉडर्न टाउन्स। मॉडर्न टाइम्स ब्रिटिश एंड यूरोपियंस के आने की वजह से जो है डेवलप हुआ है। और इसमें जो था, पहला आपका था सूरत, दमन, गोवा एंड पौंडीचेरी। दे हैड कोस्टल लोकेशंस। कोस्टल लोकेशंस इनका सबसे इंपॉर्टेंट फायदा था। देन ट्रेडिंग पोर्ट्स, पोर्ट्स की वजह से इनको डेवलप किया गया। उसके बाद मुंबई, चेन्नई, मद्रास, कोलकाता, इनको डेवलप किया गया ऑन द ब्रिटिश स्टाइल। अभी भी अगर आप इन शहरों में चले जाएंगे ना, पौंडीचेरी में, गोवा में, दमन में, तो आपको लगेगा कि आप कहीं मतलब पोर्टुगीज या कहीं दूसरे मतलब देश में आ गए। इतना ज्यादा तो नहीं, लेकिन तब भी आपको फील होगा, क्योंकि वहां पे आपको उसी तरह का कल्चर और उसी तरह के आपको बिल्डिंग्स और ये सब देखने को मिलेगी। ठीक है। सो दे एस्टेब्लिश देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स, हिल टाउन्स एज समर रिसोर्ट्स। अब आप देखिए, जो मसूरी से लेके लैंसडाउन से लेके आपके जितने भी शहर एस्टेब्लिश किए गए हैं, तो ये सब किसकी वजह से एस्टेब्लिश हुए हैं? आपके ब्रिटिशर्स की वजह से तो हुए हैं, है ना। उनको गर्मी लगती थी तो जाके पहाड़ों पे बस जाते थे। सिविल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री एरियाज टू देम। ठीक है। टाउन्स बेस्ड ऑन मॉडर्न इंडस्ट्रीज आर इवॉल्व्ड आफ्टर 1850। जमशेदपुर कैन बी साइटेड एज एन एग्जांपल। तो आपको मैंने अभी जो कंप्लीट करा दिया वो क्या है आपका, इवोल्यूशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो इतना तक आज आप करेंगे, बाकी का जो है वो मैं आपको कल बताऊंगी। लेकिन मैंने आपको इतनी डिटेल में बताया, इसके बाद भी अगर आप अपने आंसर में गलत सलत लिख रहे हैं, मतलब मुझे चेक करके किसी भी बच्चे की कॉपी अच्छी नहीं लगी। बस एक आयुषी थी जिसकी कॉपी में मतलब जो है जो चीज थी, और एक वो वेतरनी। तो आप जो है अपने आंसर सही से लिखा करिए, और जो बताया जा रहा है वो वैसे, ये नहीं कि आप वेग आंसर्स अपने आंसर में लिख रहे हो। ठीक है। ओके क्लास, आपको आवाज आ रही है मेरी?
यस मैम। ठीक है, तो अब जो है हम कल करेंगे। थैंक यू क्लास। कोई भी थैंक यू दिक्कत होती मैम। तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, ओके। यस मैम।